स्टूडेंट्स, आज हम सब्सिडीज बुक बैंक कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक या बैंक कॉलम कैश बुक किस तरह से बनाई जाती है, उसके रूल्स, उसका फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, और इसमें कॉन्ट्रा एंट्री कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक आपको सम सोल्व करके बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिख रखा है कि 2017 अगस्त 2017 को 2 कॉलम कैश बुक बनाई। तो इसमें ट्रांजैक्शन जो दिए हुए हैं उसको मैं 1 बाय 1 पढ़ रहा हूँ। पहला लिखा हुआ है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश का शेष, रोकड़ या कैश या नगद का शेष हमें दे रखा है, और बैंक का जमा शेष या बैंक का डेबिट शेष भी हमें दे रखा है। अगर हमें इस प्रकार से रोकड़ हस्ते, रोकड़ शेष, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस अगर हमें दिया हुआ है, इसी प्रकार से बैंक का शेष, बैंक बैलेंस अगर हमें दिया हुआ है तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। बैंक कैश का शेष हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि जितना रुपया हमारे पास है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, इसलिए बैंक का शेष या तो नील होगा या बैंक का शेष डेबिट होगा। तो यहाँ पर रोकड़ हस्ते या कैश का शेष का मतलब है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, तो कैश का डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड लिखेंगे। फॉर्मेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद LF और अमाउंट के 2 कॉलम यहाँ पर लिखेंगे कैश और बैंक। बाकी का फॉर्मेट आप बना लेना, कैश और बैंक 2 कॉलम अमाउंट के बन गए। अब हम लिखेंगे कैश का शेष। कैश का शेष 2017 अगस्त, डेट लिख लीजिए अगस्त 1, और कैश का शेष हमें दे रखा है, और शेष को हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। आपने लेजर में आपने इस शब्द को सुना है, बैलेंस BD। ये पिछले महीने का या पिछले वर्ष का शेष होगा, जिसको कि हमें यहाँ पर लिखना है, टू बैलेंस BD। अब टू बैलेंस BD किसका दे रखा है, कैश का शेष दे रखा है हमें 17,500। और इस तरह से बैंक में रोकड़ यानी बैंक में रुपया जमा, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक या बैंक का डेबिट बैलेंस भी हमें दे रखा है 5,000। तो इसका मतलब ये है कि वापस टू बैलेंस BD नहीं लिखना, एक बार टू बैलेंस BD लिख दिया और उसके सामने बैंक के कॉलम में लिख देना है 5,000। तो बैंक का शेष और कैश का शेष। हाँ, ये बात और मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और केवल लिखा है बैंक का शेष, तो हम ये मानकर चलते हैं कि बैंक का शेष डेबिट होगा। आपको डेबिट साइड में टू बैलेंस BD बैंक के कॉलम में लिखना है। अगर इसमें बैंक का डेबिट शेष लिखा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट लिखा हुआ है, बैंक में नगद रुपया जमा लिखा हुआ है, इसका मतलब बैंक का डेबिट शेष है। लेकिन अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है बैंक का क्रेडिट शेष, तो फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। या ये लिखा हुआ है बैंक का शेष ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बैंक का क्रेडिट शेष है। तो बैंक के कितने शेष होते हैं, 2 शेष होते हैं, 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस कोई भी सूचना नहीं है तो हम उसको डेबिट बैलेंस मान लेते हैं। लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का क्रेडिट शेष भी हो सकता है। तब आपको कैश का शेष टू बैलेंस BD लिखना पड़ेगा और बैंक का शेष बाय बैलेंस BD लिखना पड़ेगा। ये आप सवाल करते समय ध्यान रखना। अब उसके बाद हमने बैंक का शेष लिख लिया है। अब मैं एक ट्रांजेक्शन आपको किस तरह से लिखा जाएगा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लिख रखा है कैश परचेज, नगद माल खरीदा। अब देखिए, नगद माल खरीदा, कैश परचेज। जब हम नगद माल खरीदते हैं, कैश परचेज करते हैं, तो माल तो आता है और कैश जाता है, यानी कैश क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है। और पेमेंट हो रहा है तो हम लिखेंगे पेमेंट साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड में वापस हम डेट लिख देंगे 2017 मंथ अगस्त, और इसकी डे क्या है, डे है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। और बाय किस लिए पेमेंट हो रहा है, कैश हमने परचेज किया है, तो अकाउंट क्या बन गया इसमें, परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और कैश परचेज हुआ है इसलिए कैश के कॉलम में लिखेंगे 2000
3000, सॉरी कैश के कॉलम में लिख देंगे 3000, जो भी अमाउंट हो हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप 5, जसमीत से चेक प्राप्त किया। देखिए जसमीत से कैश प्राप्त किया, अब कैश रिसीव फ्रॉम जसमीत, तो चेक प्राप्त चेक प्राप्त हुआ है, और जब चेक प्राप्त हो रहा है अभी हमें पता नहीं किसको बैंक में जमा किया नहीं किया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर चेक प्राप्त होता है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि इसको बैंक में जमा करा दिया, हम ये मानेंगे उसको बैंक में जमा नहीं किया है, हम उसको कैश की तरह से ट्रीट करेंगे, कैश की तरह से उसको मान कर लिखेंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि जसमीत से चेक प्राप्त हुआ है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं जसमीत से कैश प्राप्त हुआ, ये मानकर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए चेक प्राप्त हुआ, कैश प्राप्त हुआ, तो किधर लिखना है, रिसिप्ट साइड पे लिखना है, और रिसिप्ट साइड पर इसकी डेट है अगस्त 5 और 2 जसमीत अकाउंट, अपोस्ट्रोफ में एसबी लगा देना, और कैश के कॉलम में लिखना है आपको 10,000। उसके बाद 8, कैश सेल्स, नगद माल बेचा, कैश सेल्स नगद माल बेचा। अब नगद माल बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, नगद माल बेचा, किसको, किस डेट को, 8, 2 सेल्स अकाउंट, और कैश ट्रांजेक्शन है, इसके लिए कैश के कॉलम में लिख देंगे 7,000। नेक्स्ट है जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया, जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा किया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनती है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जसमीत का चेक बैंक में जमा कराया, इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया था कि आप बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में आ जाइए, डेट लिखिए आप उसकी, और डेट क्या है इसकी 10, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला खाता लिख देंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ सी लिख देंगे, और अमाउंट इसमें लिखेंगे बैंक के कॉलम में लिखेंगे, जिसको ध्यान में रखकर हमने डेबिट में आए हैं उसको उस कॉलम में लिख देंगे। और अमाउंट कितना है, चेक कितने का था, जसमीत का चेक था 10,000 का, इसका मतलब 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको इसी अकाउंट को हम उधर उसको उसके कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, उधर भी लिखेंगे हम। अब कैश को ध्यान में रखना है, कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, और डेट क्या है 10 बाय। अब इसको ध्यान में रखकर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेबिट वाला खाता लिखेंगे, और डेबिट में अकाउंट है बैंक अकाउंट, और अमाउंट कहाँ आएगा, अमाउंट कैश के सामने आएगा, कैश के सामने अकाउंट, और यहाँ पर भी हम सी लिख देंगे। इस तरह से इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो चेक पहले प्राप्त हो गया था, पहले से प्राप्त जब चेक बैंक में जमा कराते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। उसके बाद जसमीत से चेक हो गया। उसके बाद 12 को देखिए, गुड्स परचेज बाय चेक, चेक द्वारा माल खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ कि माल खरीदा, परचेज किया और चेक दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि चेक से पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट होने के लिए, पेमेंट होने पर हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 अगस्त 12, और क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज अकाउंट, और पेमेंट किससे हो रहा है, बाय चेक, तो बैंक के कॉलम में लिखें। जब चेक से पेमेंट होता है तो हमेशा बैंक में लिखना है, और जब चेक रिसीव होता है तो ये सोचना है कि हम उसको कैश में लिखें या बैंक में लिखें। तो यहाँ पर बैंक में लिख देंगे। अमाउंट देखते हैं इसमें 20,000, 20,000। उसके बाद 12 के बाद 15 स्थापना व्यय का भुगतान चेक के माध्यम से, चेक जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है पेड बाय चेक,
इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, चेक द्वारा स्थापना व्यय का भुगतान किया है। तो ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस में पेमेंट होता है, और पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखेंगे। डेट देखिए 15 बाय इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, और पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है, तो हम चेक यानी कि बैंक के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद देखिए कैश सेल्स, वापस कैश सेल्स आ गया 18, कैश सेल्स अर्थात नकद माल बेचा। जब नकद माल बेचेंगे कैश सेल्स होगा तो कैश रिसीव्ड होगा तो डेबिट साइड में, तो सेल्स अकाउंट, और कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश के कॉलम में लिखेंगे 7000, अगेन 7000। उसके बाद बैंक में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसकी भी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ, इसकी एंट्री कर रहा हूँ डायरेक्ट, और ये डेट है 20, तो कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक में क्या किया है, डिपॉजिट किया है, और बैंक में डिपॉजिट कितना किया उन्होंने, बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पोस्टिंग हो जाएगी टू कैश, और पोस्टिंग इसमें अमाउंट आ जाएगा बैंक के कॉलम में 10,000, और इसको यहाँ पर लिखेंगे सी, और इसकी हम उधर की एंट्री करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 20 बाय, यहाँ हमने लिखा था कैश, वहाँ लिख देंगे बाय बैंक, और यहाँ लिखा था बैंक के कॉलम में, वहाँ चला जाएगा कैश के कॉलम में। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर हमने सी लिख दिया। उसके बाद बैंक में रुपया जमा करा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया 24 को, खर्चों का भुगतान करते हैं तो कैश जाता है, क्रेडिट में लिखेंगे, तो यहाँ पर 24 बाय व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया, और किससे किया, कोई सूचना नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि कैश पेड हुआ है, और कैश पेड हुआ है तो कैश के कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए 27, कमीशन का चेक प्राप्त हुआ। अब देखिए कमीशन रिसीव्ड बाय चेक विद, अब यहाँ पर कमीशन का चेक मिला है 27 चेक रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन से चेक मिल गया। अब इसको टू कमीशन, अब देखिए चेक रिसीव्ड हो रहा है, आपको पहले ही बता दिया है चेक रिसीव्ड हुआ है, अभी बैंक में जमा नहीं हुआ, उसको हम कैश ही मानेंगे, कैश में लिख देते हैं, तो कैश में लिख देते हैं 6,000 बाय टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए 29, किराए का भुगतान किया, रेंट पेड 28 बाय एक्सपेंसेस है रेंट अकाउंट, और पेमेंट किससे हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नगद ही किया है 2000। उसके बाद कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, अब व्यापारी ने अपने घर के काम के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से नगद रुपया निकाल लिया है, तो ये क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स। अगर निजी प्रयोग के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से रुपया निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स रुपया निकल रहा है, रुपया जा रहा है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, पेमेंट साइन लिखेंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स में क्या होता है, व्यापार से रुपया निकल कर व्यापारी के घर पर जा रहा है, इसलिए
जब रुपया जाता है कैश पेमेंट होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट में हम उसकी डेट लिख देंगे। और क्रेडिट में देखिए 30 30 बाय ट्रांजेक्शन क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट, और कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए कैश के कॉलम में लिख देंगे 1200। नेक्स्ट अगस्त 31 पेड सैलरी का भुगतान किया, वेतन का भुगतान किया, ये भी खर्चा है इसलिए आप इसको भी यही लिख देंगे 31 बाय सैलरी अकाउंट। और इसमें भी कैश ट्रांजेक्शन है 6000। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल एंट्री है। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में लिख दीजिए, अगर चेक रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक में लिख दीजिए। और कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आपको बता रखा है, कॉन्ट्रा एंट्री करिए। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब उसका हमें बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग अर्थात हम डेबिट के कैश का और बैंक का टोटल अलग लगाएंगे, क्रेडिट के बैंक का और कैश का कॉलम अलग लगाएंगे, टोटल अलग लगाएंगे और फिर उसके आधार पर उनका बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस जैसे हमने लेजर में बैलेंस निकाले थे सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका टोटल लगा लेते हैं, इन सबका टोटल लगा लेते हैं, एक रफ में लगा लेते हैं। मैं यहाँ ऊपर रफ वर्क कर रहा हूँ तो आप भी देख लीजिए इसका रफ वर्क। पहले मैं डेबिट साइड का टोटल लगा लेगा, तो ये हो गया 37,500। 37,000 कैश के डेबिट का टोटल हो रहा है। बैंक का टोटल कर देते हैं 25,000। बैंक का टोटल मैं इधर कर देता हूँ। बैंक का टोटल 25,000 ये डेबिट साइड का हो रहा है, ये डेबिट साइड और ये भी डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट में इधर का टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट का कैश का टोटल मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 और 2 700 ये क्रेडिट का टोटल चल रहा है 700। 6 7 9 और 3 12 2 1 कैरी 1 2 ये क्रेडिट का टोटल हो गया। ऐसे में बैंक का भी क्रेडिट का टोटल करके इसके नीचे लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया 20 30 31,000। अब यहाँ देखिए 10,000 20,000 और 31,000 हो गया। अब इस तरह से ये डेबिट का टोटल और नीचे ये क्रेडिट का टोटल हो गया। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। इसको माइनस करते हैं 0 0 8 4 1 40,800। तो यहाँ पर किधर कम है, क्रेडिट में कम है, तो यह है बाय बैलेंस सीडी। जो भी इसका बैलेंस आ जाए आप उसमें लिख देना बाय बैलेंस सीडी और यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा और उसके बाद आप टोटल लगा देंगे और उस टोटल को आप नेक्स्ट इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये अकाउंट आपका ये जो बैंक कॉलम की स्टूक है कंप्लीट हो गई। इसकी पोस्टिंग जो है इसका अमाउंट आप एक बार चेक करके टोटल लगा के शेष निकाल देना। बैलेंस इधर बैंक का कैश का बैलेंस तो हमेशा इधर ही आएगा, लेकिन बैंक का उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जिधर कम है उधर ही हम इसको लिख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और आगे वीडियो आपको बनाकर भेज सकूं।